नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक ऐसी एनोमली या मैं कहूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग जजेस कभी कभी ऐसे कमेंट करते हैं। और कमेंट करना स्वाभाविक है क्योंकि जब मैटर सामने आता है तो जज भी ह्यूमन बीइंग ही होता है, कहीं बाहर से तो आया नहीं, या फिर वो कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है कि उसको नपे तोले शब्द बोलने हैं। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के दौरान बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं बताऊं, बहुत साल पहले की बात है, जहाँ तक मुझे याद है एक 15 साल हुए होंगे या 10 साल हुए होंगे। 10-15 साल पहले एक 498 का केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया। 498A यानी कि पत्नी ने क्रूएलिटी का केस किसी के खिलाफ किया था, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आया। उसने अपनी पूरी बात बताई। बात बताते समय सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग जज, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, सिटिंग जज ने कहा, व्हेन आई केम टू द कोर्ट आफ्टर फोल्डेड हैंड फ्रॉम माय वाइफ टू माय वाइफ, देन व्हाई नॉट यू। यानी कि जब मैं कोर्ट के लिए निकलता हूं तो मैं हाथ जोड़कर निकलता हूं, प्रणाम करके निकलता हूं। अपनी पत्नी का तुम भी कर सकते हो, तो विवाद खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने हालांकि क्वेश्चन किया, रिलीफ दिया, और ऐसे बहुत सारे केसेस 498A के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, जिन केसेस में अक्सर कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि भाई ऐसे मिसयूज हो रहा है पावर का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 498 नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ बहुत बड़े स्तर पर अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया मतलब है जो पढ़ा लिखा समाज है, वो 498A का इस्तेमाल खूब ठीक करता है। कोर्ट को क्वेश्चन भी करना पड़ता है। खैर, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच को इसी प्रकार का एक और कमेंट करना पड़ा, और ये कहा कि हाई कोर्ट, मुझे 18 साल, एक जज ने कहा कि मुझे 18 साल हो गए हैं बेंच पर बैठते, यानी कि हाई कोर्ट रहे और फिर सुप्रीम कोर्ट चले आए। 18 साल के मेरे कैरियर में 18 साल के मेरे कैरियर में मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे पास इतनी पावर है, मतलब बीइंग ए जज मेरे पास इतनी पावर है, मैंने 18 साल के कैरियर में कभी नहीं देखा। क्या हाई कोर्ट ऐसा भी आदेश दे सकता है? क्या हाई कोर्ट इस प्रकार का भी आदेश दे सकता है? ये सवाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। मैं पूरा प्रकरण बताता हूं तो पता लगेगा। तमिलनाडु का मामला है। तमिलनाडु में एक लड़का जिसकी आयु 23 वर्ष है, वो किसी लड़की से प्यार करता होगा, या जो भी उनके बीच में फिल्में हमारी खूब दिखाती हैं भागादौड़ी करने को, तो पारिवारिक संस्कारों से परे प्यार जब पहरा होता है तब और गहरा होता है, पता नहीं कौन कौन से गाने, और खूब भरपूर बच्चों को मटेरियल मिलता है। तो बच्चे ने लड़की के माँ पिता की जानकारी के बगैर या उनकी अनुमति के बगैर शादी कर ली और घर से वो भाग गए। लड़की के घर वालों ने मुकदमा लिखवाया। मुकदमा लिखवाने के बाद लड़के का जो छोटा भाई था, जिसकी आयु 18-19 साल रही होगी, छोटे भाई को पुलिस उठा ले गई जमानत के तौर पर कि भाई ये बताएगा। पुलिस उठाकर ले गई, इस बात के एविडेंसेस हैं। फिर दूसरे दिन पुलिस उस लड़के को अधमरी सिचुएशन में कहीं रेलवे ट्रैक के किनारे डाल गई। अब वो जो गाड़ी थी वो ADGP की थी, मतलब कोई सामान्य गाड़ी नहीं थी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ADGP की गाड़ी थी, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसे एविडेंसेस हैं कि ADGP की गाड़ी में उसको लाकर डाला गया। महिला केस को आगे बढ़ाते हुए, कस्टडी में क्रूएलिटी के मामले को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट ने कहा भाई ऐसे, और ADGP को हाई कोर्ट ने तलब किया। हाई कोर्ट में जब इस केस गया और एविडेंसेस हो चुके थे, हाई कोर्ट ने फाइल पढ़ी, तो हाई कोर्ट के जज ने ADGP को तलब कर लिया, मेरी अदालत में पर्सनली प्रेजेंट हो, ADGP से जो भी बात हुई हो। उसके बाद तत्काल ADGP की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए, इसको गिरफ्तार करो ये, और इतने कड़े इसके ऊपर नियम लगने चाहिए, ऐसा आदेश किया कि इसको पता लगे, मतलब इनको पूरे तमिलनाडु को मैसेज जाए कि वाकई में गलत करने का मतलब क्या होता है, गलत करने का मतलब ये होता है। और ये मैसेज जाना चाहिए पब्लिक सर्वेंट्स को, सरकारी अधिकारियों को, कि आप जो हैं वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति का इन्वेस्टिगेशन का मतलब इन्वेस्टिगेशन था, आपके पास तमाम मीन्स थे। ये इन्वेस्टिगेशन का तरीका नहीं है कि लड़के के भाई को उठाकर ले गए और उसको गलत तरीके से मारपीट कर अधमरी सिचुएशन में छोड़ गए। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी करवा दी।
और राज्य सरकार को कहा कि ऐसे अधिकारियों की जरूरत ही नहीं है राज्य सरकार को। राज्य सरकार ने भी हाई कोर्ट के इस तरह के कमेंट के बाद उनको सस्पेंड कर दिया, एडीजीपी को। सस्पेंड करने के बाद जब एडीजीपी की गिरफ्तारी हो गई, सस्पेंड हो गए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस आया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यह आया कि भाई एडीजीपी की गिरफ्तारी करवा दी हाई कोर्ट ने, वहीं अपनी अदालत में बुलाकर गिरफ्तारी करवाई और मामला ये था। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने कहा क्या हाई कोर्ट के पास इतनी पावर है कि एक अधिकारी जिसकी नौकरी की आयु बहुत ज्यादा हो गई, लंबे समय से 20-25 साल से कोई काम कर रहा है, ज्यादा से काम कर रहा है, इतनी लंबे सर्विस रिकॉर्ड में एक भी लांछन किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं है, और एक एलिगेशन लगाया और हाई कोर्ट उस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाता, हाई कोर्ट उस पर एसआईटी बिठाता, हाई कोर्ट कुछ और करता, इसकी बजाय हाई कोर्ट ने तत्काल गिरफ्तारी और नौकरी से सस्पेंशन, और राज्य सरकार ने भी नौकरी से सस्पेंड कर दिया। क्या हाई कोर्ट के पास, मुझे 18 साल की नौकरी हो गई, एक जज साहब ने कहा कि मेरी 18 साल की नौकरी हो गई, मतलब मैं 18 साल से कोर्ट में बैठा हुआ हूं, आज तक मुझे ये पता नहीं लगा कि मेरे पास इतनी पावर भी है, कि हाई कोर्ट के पास इतनी पावर भी है। हाई कोर्ट को आड़े हाथों लेते हुए और अभी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने कहा कि ये शॉकिंग है और ये तरीका नहीं है। जो कर्मचारी काम कर रहा है उसकी एक लंबा समय से काम कर रहा है, सरकार की सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, कोई एलिगेशन आज तक ऊपर लगा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति की इस तरह का हार्श आदेश, मतलब आदेश नहीं, इस तरह का हार्श आदेश जो कि सभी कर्मचारियों को निर्लज्ज कर रहा हो, सभी कर्मचारियों को जो बता रहा हो। हालांकि दोनों तरह के मैसेज, दोनों तरह के सवाल आते हैं। भाई जब समाज बिगड़ जाए, परिवार बिगड़ जाए, समाज की सभ्यता बिगड़ जाए, उस सभ्यता के बिगड़ने की वजह से क्रिमिनल केस आते हैं, सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, क्योंकि एक बेईमान होगा, एक गलत तरीके से वो कर रहा होगा, कोई गलत कर रहा होगा, कोई अपराध कर रहा होगा, तो ही तो केस आएगा। लेकिन जब भारतवर्ष में समाज सुसज्जित था, सभ्य था, तो केसेस नहीं आते थे और ना ही हमारे यहां अदालतें हुआ करती थी। अगर कोई वाद होता भी था तो हमारे पास न्याय संहिता है, हमारे पास न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन ये कहता है कि जो गुरु होता था या जो वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बिठाते थे, उसके सामने वाद आता था। वाद मतलब बोथ द पार्टीज हैविंग सम इश्यूज और दे हैव नो क्लैरिफिकेशन, उनके पास क्लैरिफिकेशन नहीं है। दैट इज व्हाई दे अप्रोचेस टू द अथॉरिटी एंड दे आस्क टू द अथॉरिटी टू प्लीज क्लैरिफाई। यानी कि अथॉरिटी से वो ये कहते हैं कि क्लैरिफाई कर दो, ये विषय है, और अथॉरिटी जो कह देती है वो समझ जाते हैं। इसलिए ना जेल सिस्टम, ना कोर्ट सिस्टम, ना अदालत कुछ था ही नहीं, ना ही इतने बड़े पब्लिक सर्वेंट हुआ करते थे। केवल युद्ध की सेनाएं हुआ करती थी, वो भी परमानेंट नहीं होती थी। वो पहलवान अखाड़ों में अपनी पहलवानी करते थे और जब राजा को जरूरत पड़ती थी तो आवाहन करता था, वो सब अपने हथियारों को लेकर चले आते थे और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए, यानी कि बाह्य आक्रमण के खिलाफ युद्ध लड़ा करते थे। इसके अलावा देश में सब अपने हिसाब से सुशासन चलता था, अधिकारियों की जरूरत नहीं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि समाज सुदृढ़ था, क्योंकि समाज की एजुकेशन वैसी थी। और वो एजुकेशन कब तक चली है? 1836 तक। ऐसा नहीं बहुत पहले खत्म हो गई हो। इस्लामिक शासन के दौरान भी इसी तरह की व्यवस्था थी। अंग्रेजी शासन जब आया, 1836 वाला मामला हुआ, अंग्रेजी शासन आया, अंग्रेजी शासन के बाद ये सब बिगड़ना शुरू हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम बदल गया। अब पूरा सिस्टम अगर बदल गया, समाज बिगड़ता चला गया, फंडामेंटल ड्यूटी की जगह फंडामेंटल राइट स्थान लेने लगे, तो हर व्यक्ति अधिकार के लिए लड़ने लगा। और हमारे यहां अदालतें और दुकानें तमाम तरह के डिस्प्यूट सॉल्व करने के उपक्रम तैयार होते चले गए। अब चूंकि समाज बिगड़ा है तो उसी में से जज बनेगा, उसी में से कलेक्टर बनेगा, उसी में से पुलिस ऑफिसर बनेगा, उसी में से कांस्टेबल बनेगा, उसी में से हवलदार बनेगा, उसी में से सरकार बनेगी और उसी में से राजनेता बनेंगे, जिनका अपना चरित्र नहीं होगा, क्योंकि वो एजुकेशन ही नहीं। एजुकेशन ही सिर्फ इस बात की माल कैसे पैदा किया जाए और अपने ईगो को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। अपना ईगो सेटिस्फाई मतलब बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा व्यवस्था हो, ये ईगो सेटिस्फेक्शन का के लिए जॉब है। और उस ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए यहां से लेकर वहां तक पता नहीं क्या करना है। सो अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये उम्मीद करता है
कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आए तो हम सब में से ही हैं। हो सकता है एडीजीपी अगर उसने किसी लड़के के साथ ऐसा करवाया है और उसकी गाड़ी से उस लड़के को छोड़ा गया है, उसको फेंका गया है, तो एडीजीपी के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट की चिंताएं वाजिब हैं कि कितना बड़ा एक्शन होना चाहिए। क्या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है? क्या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद एक एसआईटी बनानी चाहिए, उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकल कर आवे, कुछ हो गए, उसकी जरूरत पड़ती है। ये बात से मैं कंफर्म, एक फिल्म तमिलनाडु की ही है, हिंदी में डब्ड पड़ी हुई है, भीमराव अंबेडकर शायद उसका पूरा नाम है। इसी तरह की घटना के विषय में अधिकारियों का बताया, लेकिन अधिकारियों, दूसरे अधिकारियों ने उसको सही भी किया है, हाई कोर्ट ने भी सही करवाया। तो मेरा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने शॉकिंग समझते हुए स्टेटमेंट तो दिया, बात ठीक है, लेकिन जब तक समाज में एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक हमारे मूल विचार पर हम नहीं आएंगे, जब तक हम इन कानूनों के माध्यम से अधिकार ढूंढते रहेंगे, तब तक समाज में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। और वो कौन करेगा, कब करेगा? मोदी जी के भी 11 साल हो गए। वो कौन इस एजुकेशन व्यवस्था को बदलेगा? वो कौन भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज पर काम करेगा? फंडामेंटल राइट्स पर कम और ड्यूटी हर व्यक्ति समझेगा। आप सोचो कि अगर पूरे देश में सभी लोग अपनी ड्यूटी मानते हो, हर विषय पर अपनी ड्यूटी मानते हो, ये मेरी ड्यूटी है, तो झगड़े होंगे क्या? जब राइट होंगे तो झगड़े होंगे, राइट होंगे तो मिसयूज होगा, राइट होंगे मोर पावर मोर करप्ट। बहुत सारी विषय बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैंने आपको वो बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस भी शॉक्ड रह गए और उन्होंने सीट पर बैठे हुए आज कमेंट कर दिया हाई कोर्ट के जज के इस आदेश के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत।